आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं मुजफ्फर गजाली। कोरोना काल ने न केवल जीने का ढंग बदला बल्कि काम करने के तरीके भी तब्दील कर दिए। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन, सेमिनार, सिंपोजियम, यहाँ तक कि बातचीत भी ऑनलाइन किए जाने का तस्वुर सामने आया। कोई शोबा ऐसा नहीं बचा जो इससे मुतासिर ना हुआ हो। पत्रकारों, खबर नवीसों को भी खबरें हासिल करने के लिए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनके सामने बड़ा चैलेंज फेक न्यूज़ से निपटना भी था। इन हालात का सामना करते हुए पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की। इस दौरान दूसरा बड़ा चैलेंज बच्चों की ज़िंदगियों को बचाना था। यूनिसेफ, WHO और सेहत कारकुनान ने इन सख्त हालात में हिम्मत से काम लिया और रूटीन इम्यूनाइजेशन को जारी रखने की कोशिश की। मेरे साथ हैं मधुरेंद्र सिन्हा जी, जो नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक हैं और कोविड के दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग को बहुत करीब से देखा है। सिन्हा जी, किस तरह के चैलेंजेस कोविड के दौरान रिपोर्टिंग को लेकर थे और बच्चों की सुरक्षा को लेकर थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा की तो वो बड़ा कर्फ्यू किस्म का लॉकडाउन था, बड़ा सख्त लॉकडाउन था। इससे रिपोर्टरों को बड़ी परेशानी हुई। अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे शहरों में तो थोड़ी सख्ती कम थी क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था ऐसी नहीं, लेकिन बड़े शहर दिल्ली, बम्बई वगैरह में तो बहुत सख्ती थी और रिपोर्टर क्या, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। फिर अस्पतालों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको पर्याप्त सूचना मिले। मसलन पहले के ज़माने में, उसके पहले के ज़माने में यह होता था कि अस्पताल में आप MS या संबंधित विभाग के अध्यक्ष उनसे मिल करके सूचना ले सकते थे, लेकिन कोविड के दौरान सारा अस्त व्यस्त हो गया। और जैसे जैसे कोविड की महामारी बढ़ती गई, जैसे जैसे लोग बीमार पड़ते चले गए, अस्पतालों की हालत ख़राब हो गई। और अफसोस की बात है कि कई पत्रकार भी इसके चपेटे में आ गए, कवलित हुए, उनकी ज़िंदगी चली गई। बड़ा अफसोसनाक हुआ, लेकिन इसके बावजूद बहादुर पत्रकारों ने मोर्चा संभाले रखा। वो अस्पताल भी जाते थे, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के घर जाते थे, मंत्रियों के घर में से जा कर के रिपोर्ट लाते थे, जहाँ तहाँ से वो रिपोर्ट लाते थे। बहुत कठिन था, मैं इसके लिए उनकी दाद देता हूँ। आज उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। मैं उन सबको सलाम करता हूँ, उन पत्रकारों को, कि वो जीवट दिखाया उन्होंने। टीवी के थे, कुछ यूट्यूब्स के थे, कुछ अखबारों के थे। वो जगह जगह जाके अस्पतालों में भीषण स्थिति की स्थिति का आकलन कर रहे थे और उसके बाद रिपोर्ट्स फाइल कर रहे थे। और अच्छे रिपोर्ट, कईयों ने बहुत अच्छे रिपोर्ट फाइल किए, कईयों की तो जान चली गई। मुझे याद है LNJP हॉस्पिटल में एक पत्रकार ने वहाँ जा कर के भीषण जो दृश्य का वर्णन किसी बड़े अखबार में किया था, अखबार का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे बड़ी सनसनी हुई और बड़ा दोष आरोप प्रत्यारोप लगा। तो पत्रकारिता के लिए बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ी बात है कि जो पत्रकार के लिए ये हेल्थ न्यूज़ की कवरेज करना इसलिए मुश्किल था कि इस बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था। कोविड है क्या भला, कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में जो बातें थी बहुत कम डॉक्टरों की ज़ुबान से निकली और बहुत से डॉक्टर इसके कॉम्पिटेंट भी नहीं थे इस बारे में बताने के। और जो बता भी रहे थे उसमें भी आधे बेकार थे, उनको भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वो बाहर से सुन करके इधर से उधर से कर रहे थे। हमारे मित्र और गाइड डॉक्टर KK अग्रवाल जैसे डॉक्टर बहुत ही कम थे, डॉक्टर रावत थे, ये सब डॉक्टर बहुत अच्छे थे, लेकिन ये सब कोरोना के शिकार हुए। ये लोग पत्रकारों को लगातार इंटरनेट के माध्यम से भी सजग कर रहे थे और जो मिलने दूर से जा रहे थे उनसे भी कर रहे थे। तो चुनौतियाँ बहुत थी और जानकारी बिल्कुल ही नहीं थी। ये एक अजीब सा केस था जिसमें जानकारी बिल्कुल नहीं थी। हर अस्पताल कोशिश कर रहा था अपनी कमियों को छुपाने की। हर स्टेट में डॉक्टर्स और हेल्थ विभाग के कर्मचारी, हेल्थ विभाग के अफसर सभी कुछ ना कुछ छुपा रहे थे। तो बहुत समस्या आई। क्या इसकी वजह से फेक न्यूज़ को बहुत बढ़ावा मिलने की बिल्कुल फेक न्यूज़ तो इस कदर बढ़ा कि आप पूछे ना। जिसे जो मन में आ रहा था लगा रहा था। कुछ शैतान किस्म के, शरारती किस्म के या विघ्न संतोषी पत्रकार भी थे, मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूँ, जिन्होंने अनाप शनाप न्यूज़ दिया। ऐसे न्यूज़ छापे कि पढ़ के जनता बौखला गई। फिर क्या हुआ, सोशल मीडिया तो हमारे यहाँ डिसरप्टिव है ही। व्हाट्सएप और अन्य भी, जैसे फेसबुक में भी लोगों ने अनाप शनाप चीज़ें छापनी शुरू की, भेजनी शुरू की। ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें आ गई हेल्थ न्यूज़ के बारे में कि हम क्या कहें। दवा कंपनियों की तरफ से भी कुछ पटांग चीज़ें आई। कुछ आयुर्वेद के नाम पर इस देश में हमेशा पटांग चीज़ें आती हैं।
आयुर्वेदिक दवाओं के चमत्कार के बारे में बातें की गई। तो फेक न्यूज़ को खूब बढ़ावा मिला। ऐसे ऐसे न्यूज़, ये खा लोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा हुआ, या फिर बहुत चौंकाने वाली खबरें भी आने लगी, इस जगह में ऐसा हो गया। मैंने कुछ दर्दनाक खबरों को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जो कोविड का टीका आया वैक्सीन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। दुनिया में कोई देश भारत जितना वैक्सीन पहले भी नहीं बनाता था और अभी भी नहीं बनाता है। जब भारत की सरकार भी पहल कर रही थी, जो कंपनियां थी वो भी बहुत ताकत से लगी हुई थी, तो उसको नीचा दिखाना और उसके बारे में उटपटांग बातें करना, ये बहुत नीच जो मानसिक। बच्चों का रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है वो कितना इससे इफेक्टेड हुआ? सब हुआ। अब रूटीन इम्यूनाइजेशन पर तो बहुत धक्का पहुंचा, क्योंकि हमने देखा यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने बहुत प्रयास किया। उस दौरान भी मेरी यूनिसेफ के कुछ अधिकारियों से बात भी हुई। उन्होंने बताया कि गांव-गांव में यूनिसेफ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताएं जा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि पोलियो की खुराक पिलाएं या MMR का इंजेक्शन लगाएं। इस तरह के जो टीके तरह तरह के जो बच्चों को लगाए जाते हैं उसे रोका ना जाए, किसी तरह वो चक्र चलता रहे। कई जगहों में तो उन बेचारियों को, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को, तो सरकारी प्रशासन का कोप भी झेलना पड़ा, क्योंकि उन दिनों काफ़ी कर्फ्यू जैसे हालात थे, लॉकडाउन था और उन्हें रोका जा रहा था प्रशासन की तरफ से कि नहीं तुम यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन उसमें से कई चोरी छुपे गए भी, उन्होंने अपना काम भी किया। हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को बहुत धक्का पहुँचा और वो अब धीरे धीरे लगेगा उसमें वक्त उसे फिर से किया जाए, क्योंकि वो टीके तो 0 टीका हो गया। अगर बस किसी बच्चे ने 3 की बजाय 1 टीका लिया, फिर अब समय गुजर गया तो उसे 0 वैक्सीन माना जाएगा। फिर नए सिरे से वो सब कुछ किया जाएगा जो किया जा रहा क्या है। कुपोषण के ऊपर भी कुछ असर पड़ा? बिल्कुल, बहुत असर पड़ा। पोषण को लेकर क्या स्थिति रही? पोषण के सारे अभियान धरे रह गए। गांव-गांव में जाके, आदिवासी इलाकों में जा करके यूनिसेफ के कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी भी, आंगनवाड़ी वर्कर भी बता रहे थे कि पोषण का इलाज आपके गांव में ही है। खाने पीने की सामान को बदलिए, इस तरह का खाना खाएंगे तो बच्चों को पोषण मिलेगा। बच्चों के लिए कीजिए। कुछ सरकारी सहायता से प्राप्त पोषण के सामान थे पैकेट्स में, जैसा हम लोगों ने अभी हाल में देखा कि गुजरात सरकार की तरफ से भी कई तरह के पैकेट्स बनाए गए हैं। न्यूट्रिशियस पैकेट्स बना के बांटे गए, कई राज्यों में बांटे गए। तो वो सब बंद हो गया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स छिन्न भिन्न हो गए। कुल मिलाकर के ऐसे हालात थे कि उसमें कुछ नहीं हो पा रहा था। जो मिड डे मील मिलता है वो कोविड के दौरान वो भी नहीं मिल पाया। मिड डे मील बंद कर दिया गया और सेफ्टी पर्पसेस से कि जो मिड डे मील बना रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनको अगर कोविड हो तो बच्चों को भी हो जाएगा, वो भी बंद हो गया। सूखा राशन बांटा जा रहा था कुछ इलाकों में। कुल मिलाकर के जो हालात थे बहुत ही बुरे थे। एन.के. अरोड़ा जैसे लोगों ने, जो डॉक्टर एन.के. अरोड़ा हैं, जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने की कोशिश की और यूनिसेफ के माध्यम से वो चीज़ें सामने भी आई। लेकिन क्या वो कितनी कामयाब हुई वो चीज़ें? बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं आई, क्योंकि एक बात मैं बताता हूँ, लोगों में ना बहुत सेंसेशन के प्रति लोगों में ज़बरदस्त आकर्षण होता है। मैं एक बात सबको बार बार कहता हूँ कि हमारे देश में सेंस ऑफ ह्यूमर से ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है। हम अफवाहों पर बड़ा ध्यान देते हैं, अफवाहें चुटकी लेके के सुनते हैं, चुस्की ले करके सुनते हैं, मज़े लेते हैं अफवाहों में, कई बार तो उसे सच ही मान लेते हैं। तो अरोड़ा साहब ने तो काफ़ी में प्रयास किया, उन्होंने एफर्ट किया कि किसी तरह से इस देश में ये सब झूठी। क्या कोविड अब खत्म हो चुका है? अब कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, कोविड बिल्कुल बरकरार है। वायरस है, ये ऐसा वायरस है जो रूप बदलता है, कभी हल्का हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। अभी फिर कल परसों से खबरें आ रही कि ओमिक्रॉन का एक नया रूप जो है चल पड़ा है, और वो कब कैसा रूप बदलेगा कोई नहीं जानता। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। घर आके हाथ धोना चाहिए, मास्क, खतरनाक जगहों में मास्क लगाना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी मैं देहरादून यूनिसेफ के सेशन में गया, हवाई अड्डे पर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। यहाँ तक कि प्लेन में जबकि आदेश हुआ कि मास्क लगाएं, किसी ने मास्क नहीं लगाया प्लेन में। सब ने मास्क उतार के पॉकेट में रख लिया। इस तरह की छोटी सी लापरवाही बड़ी महंगी पड़ती है। और वायरस तो ऐसा है कि आइंदा किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं लोग, पहली बात। दूसरी बात कि घर आके हाथ जरूर धोएं। तीसरी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई बीमार आदमी है या कोई छींक रहा है तो उससे दूरी बनाएं। मास्क पहने, मास्क पहनने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे भी दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, मास्क पहनना बड़ा अच्छा होगा। और दवाइयों से या झूठी चीज़ों से दूर रहें। देखिए झूठी अफवाहें बहुत फैलती हैं, उस पर ज़रा सोच समझ कर बातें करें। ये हो गया, वो हो गया, नहीं। जब तक कोई ऑथेंटिक व्यक्ति, जिसे अधिकृत कहते हैं, अधिकृत व्यक्ति ना बोले, कृपया उस तरफ ध्यान न दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।